वेलकम बैक रॉकर्स, स्वागत है आपका इस ट्रेन के चौथे पार्ट में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक होस्ट पैल्मर के पास जाता है जो कि बीमार है और बेड पर लेटा हुआ है। अब जैसा कि पैल्मर मरने के कगार पर है तो वह एक होस्ट से कहता है कि मास्टर को यहाँ पर बुलाओ और उनको कहो कि मुझको वैम्पायर में बदल दे, और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो मैं अमर बन जाऊंगा। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो एफ्रम, नोरा, स्टार्किन और वेजली मास्टर को मारने की नाकाम कोशिश के बाद वापस दुकान पर आ जाते हैं। अब जैक अपने पापा को वापस देखकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन वो अपने पापा को यह नहीं बताता कि मैं नोरा की माँ के लिए सिगरेट्स आने के लिए गया था। अब इसके बाद स्टार्कियन नीचे अपने कमरे में आराम करने जाता है और वहाँ पर कुछ दवाइयों की गोली खाकर जार में बंद वैम्पायर के दिल से बातें करने लगता है। वो वैम्पायर के दिल से मास्टर के साथ लड़ाई को जारी रखने की शक्ति मांगता है। अब इसके दौरान ही वहाँ नोरा आ जाती है और एक वैम्पायर का दिल वहाँ देखकर बड़ी हैरान हो जाती है कि ये दिल यहाँ पर कर क्या रहा है। वो उस दिल के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन स्टार्कियन गुस्से में उसको जवाब देने से मना कर देता है। अब इसके बाद हमें 1967 का एक सीन दिखाया जाता है जहां अल्बानिया में स्टार्कियन की एक पत्नी है और उसका नाम मिरियाम है। मिरियाम के पैर खराब है और इसीलिए वो ठीक से चल नहीं सकती, इसीलिए वो एक लकड़ी से बने सपोर्ट का यूज करती है। फिर स्टार्कियन पहाड़ी पर बने एक किले में मास्टर का शिकार करने के लिए एक घोड़ा खरीदता है, लेकिन जब वो निकल रहा होता है तो उसकी पत्नी चिंता करती है कि मुझको डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो अपनी पत्नी को विश्वास दिलाता है कि वो शाम होने से पहले मास्टर को मार के वापस आ जाएगा। इसके साथ ही वो मिरियाम को वादा करता है कि वो उसकी जीत के बाद एक बच्चे को भी गोद लेंगे, क्योंकि मिरियाम हमेशा से ऐसा चाहती है। अब वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं वेजली नक्शे पर वैम्पायर्स के छुपे होने की जगहों का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा होता है और इसके बारे में नॉर और एफ्रम से बात कर रहा होता है। अब इसके दौरान वहाँ पर डच आ जाती है। वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है और इसके लिए उसने नेटवर्क को हैक करने का एक प्लान बनाया है, जिससे सभी लोग एफ्रम की बातें टीवी पर सुन पाएंगे और ऐसा करके वे सभी को वैम्पायर के खतरे के बारे में बता पाएंगे। अब दोबारा वापस 1967 का समय दिखाया जाता है जहाँ अल्बानिया में स्टार्कियन अपने घोड़े पर चलता हुआ एक कुएं तक पहुंच जाता है। वहाँ वो एक रस्सी को अच्छे से बांधकर अपनी तलवार और हेलमेट पर लगी लाइट के साथ नीचे चला जाता है और फिर धीरे धीरे वो एक सुरंग में पहुंच जाता है और वहाँ वैम्पायर्स में लगभग बदल चुके इंसानों के पास पहुंच जाता है। उनमें से एक वैम्पायर बोलता है कि सूरज लगभग ढलने वाला है और वो अभी अपने घर से बहुत दूर है। तभी स्टार्किन को महसूस होता है कि वो मास्टर के बनाए एक जाल में फंस गया है और अब उसको मिरियाम की चिंता भी हो रही होती है कि कहीं वो सीधे मिरियाम के पास न चले जाएं और उसको मार न दे। फिर जब वो वापस कुएं के नीचे पहुंचता है तो वो देखता है कि एक हॉस्ट ने वहां से रस्सी खींच ली है और ऊपर से एक हॉस्ट उसको नीचे देखते हुए ताने मार रहा होता है और बेचारा स्टार्किन कुछ कर भी नहीं पाता। फिर वो एक हॉस्ट को उसके साथ लड़ने के लिए बोल देता है, लेकिन एक हॉस्ट वहां से भाग जाता है। अब दोबारा प्रेजेंट में दिखाते हैं गस अलोंसो की गाड़ी के पीछे वाली सीट में छुपकर अलोंसो का इंतजार कर रहा है और उसके अंदर आते ही उसके हथियार वो छीन लेता है। अलोंसो के ना चाहते हुए भी उसको गाड़ी चलाकर एक जगह जाना पड़ता है जहाँ सामान रखने वाले बहुत सारे डब्बे होते हैं। फिर वो एक ऑफिस में जाता है और अपनी तिजोरी से कुछ बंदूक निकालकर गस को पकड़ा देता है। फिर वहाँ पर एक आदमी अलोंसो का कुछ सामान देने आ जाता है, जिससे गस बड़ा ही चिंतित होता है कि यह है क्या चीज। हालांकि अलोंसो उस आदमी को बताता है कि गस उसके लिए ही काम करता है, वो उसी का आदमी है। और फिर उस आदमी के जाने के बाद गस उस आदमी के लाए बैग को खोलकर देखना चाहता है और उसके अंदर उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब ये देखकर गस सोचने लगता है कि बाहर रखे डब्बों में ऐसा क्या है जिसके लिए अलोंसो को इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। और फिर इसके बाद गस अलोंसो के साथ बाहर जाकर उन डब्बों के पास जाता है और उनको खोल देता है। और दोस्तों, डब्बों में बहुत सारे खतरनाक वैम्पायर्स होते हैं और वो उन दोनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक गस अलोंसो को एक बंदूक देता है, लेकिन वो गस पर ही हमला करने लगता है। अब इसके बाद वैम्पायर्स अलोंसो का पीछा करते हैं। फिर कुछ देर बाद गस की गोलियां खत्म हो जाती है और वो अलोंसो की बंदूक को लेकर वैम्पायर्स को मार देता है और तभी वहां पर सैनिक वाले रहस्यमय वैम्पायर्स आ जाते हैं और डब्बों में बंद सभी वैम्पायर्स को मार डालते हैं। अब इसके बाद वैम्पायर्स का सरदार गस को अपने साथ लेके जाता है। अब अगले सीन में स्टार्किन अपने साथियों से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने उस समय सुरंग में आपा खो दिया था। और इसके साथ ही वो सभी को बताता है कि कैसे वो मास्टर को कितने सालों से मारने की कोशिश कर रहा है और बार बार नाकाम हो जाता है। लेकिन वो आगे कहता है कि अब वो समय आ गया है जब उसको मास्टर के साथ असली फाइट करनी पड़ेगी। अब दोबारा वापस 1967 में दिखाते हैं स्टार्किन बहुत मेहनत करके बाहर आ गया होता है और जब वो ऊपर पहुंचता है तो उसको अपना घोड़ा मरा हुआ मिलता है। वो जल्दी से अपने घर में मिरियाम के पास जाता है और जैसे ही घर में पहुंचता है तो पूरे घर में उथल पुथल मची होती है। साथ ही साथ उसको सपोर्ट मिलता है जिसको मिरियाम चलने के लिए यूज किया करती थी। अब दोबारा प्रेजेंट में दिखाते हैं डच अपनी योजना के हिसाब से काम करती है, जिसकी वजह से एफ्रम को 30 सेकंड्स के लिए टीवी पर बात करने का मौका मिलता है और वो दुनिया में चल रहे वैम्पायर्स के खतरों के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही एफ्रम वैम्पायर्स बने पायलट की वीडियो भी चला देता है और सभी को वैम्पायर्स बनने के बाद के खतरों को समझाता है और साथ ही साथ सभी को बताता है कि वैम्पायर्स सूरज की रोशनी से मरते हैं और इसी के साथ वो टीवी के ब्रॉडकास्ट को खत्म करता है।
अब इसके बाद वो लोग कुछ देर के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन तभी नोरा की माँ की चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि नोरा की माँ पर गैब्रियल बोलिवर हमला कर रहा होता है और बिना समय गंवाए एफ्रम और वेस्ली गैब्रियल पर हमला करके उसको मार देते हैं। अब इसके दौरान वहाँ एक होस्ट अपने साथ कुछ वैम्पायर्स को लेकर आता है, लेकिन इसके दौरान सभी नोरा की माँ को लेकर नीचे पहुंच जाते हैं। फिर जब स्टार्किन अपने साथियों को एक खुफिया रास्ते से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, तभी नोरा अपनी माँ की मौत के लिए बहुत रो रही होती है और वो उसको अपने साथ ले जाना चाहती है। हालांकि अपनी माँ को एक वैम्पायर में बदलने से रोकने के लिए वो चांदी की तलवार को लेकर अपनी माँ की गर्दन काट देती है और ये देखकर स्टार्किन को याद आता है कि उसकी पत्नी मिरियाम भी वैम्पायर में बदल गई थी और वापस घर 2 बच्चों के साथ आई थी और इस वजह से उसको अपनी पत्नी को मारना पड़ा था। और उसके बाद स्टार्किन ने अपनी पत्नी की छाती चीर दी थी और उसका कीड़ों से भरा दिल निकाल दिया था, जो कि मिरियाम के मर जाने के बाद भी अभी तक धड़क रहा है। और दोस्तों, जो दिल स्टार्किन के पास है वो उसकी पत्नी का ही दिल है। अब अगले सीन में एक होस्ट और उसके वैम्पायर्स दुकान में घुस जाते हैं और नीचे आते हैं, लेकिन तभी स्टार्किन अपने साथियों के साथ खुफिया रास्ते से भाग जाता है। अब स्टोनहर्ट कंपनी में आखिरकार मास्टर पेलमेर से मिलने आता है, जो कि अपने सफेद खून से कुछ बूंदे पेलमेर को पीने के लिए देता है। अब इसके बाद जब फिट्जविलियम पेलमेर को देखने आता है और वो देखता है कि पेलमेर तो बिल्कुल जवान हो गया है और बारिश में खड़ा हुआ खुशी से हंस रहा है। इसके बाद पेलमेर और फिट्जविलियम स्टार्किन की दुकान पर पहुंच जाते हैं और फिर पेलमेर फिट्जविलियम को स्टार्किन के सभी प्रयोग और मिरियाम के रखे दिल को अपने घर पहुंचाने के लिए बोलता है। इसी के दौरान दिखाते हैं कि वहाँ एक होस्ट आ जाता है और वापस जवान हो चुके पेलमेर को देखकर बहुत ही खुश होता है। पेलमेर को उसके जवान हो चुके शरीर के साथ बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है और उसको लगता है चलो एक बार फिर से जवान हो गया। लेकिन वो साथ ही साथ सोच रहा होता है कि वो कब खुद को एक वैम्पायर में बदल पाएगा। अब इसके जवाब में एक होस्ट बताता है कि मास्टर ने पेलमेर को सिर्फ जवान बनाया है, लेकिन उसको वैम्पायर बना के अमर नहीं किया। वो बताता है कि मास्टर पेलमेर की वफादारी को देखने के लिए एक परीक्षा लेना चाहते हैं और ये बात सुनकर पेलमेर बड़ा निराश हो जाता है और गुस्सा होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि सभी वैम्पायर्स इंसानों का खून पीकर वैम्पायर्स में बदल जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक होस्ट खुद पेलमेर को वैम्पायर में क्यों नहीं बदल रहा है? आप इस बारे में जरा सोचिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दूसरी तरफ एफ्रम, स्टार्कियन और वेस्ली मास्टर को पकड़ने के लिए एक खतरनाक प्लान बना रहे होते हैं। वेस्ली बोलता है कि उसको और एफ्रम को दिन के समय मास्टर को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। इसके दौरान जैक नीचे आता है और पूछता है कि क्या वो लोग वापस उसके घर जाने वाले हैं, जिसके जवाब में एफ्रम बताता है कि वो वापस तो कभी भी नहीं जाएंगे। और इसके बाद जैक वापस चला जाता है और दूसरी तरफ स्टार्कियन एफ्रम से जैक को सच न बताने की बात पर बहस कर रहा होता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं तो एक जमीन की गहराई में बने एक कमरे में सैनिक वाले वैम्पायर्स का सरदार गस के चेहरे पर लगे कवर को हटाता है। वैसे तो गस बहुत ही परेशान है, लेकिन वो हिम्मत से बात करता है और हैरानी की बात होती है कि वैम्पायर्स गस को खोल देते हैं, लेकिन गस बिना सोचे समझे उन पर हमला कर देता है। हालांकि वैम्पायर्स उसको फिर से आसानी से हरा देते हैं। अब स्टोनहर्ट कंपनी में दिखाते हैं पेलमेर स्टार्किन की पत्नी के दिल को अपने खराब हो चुके अंगों के संग्रह में रख लेता है। उसको एफ्रम के टीवी पर आने की बात का पता चलता है और साथ ही उसको बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की मुख्यालय मैगी पियर्सन पूरे मैनहट्टन को बंद करने के लिए बोल रही है। इसके बाद पेलमेर फिट्जविलियम से उसकी कार को लाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जाकर मैगी से बात करना चाहता है। लेकिन फिट्जविलियम उसकी बात मानने से मना करता है और अपनी नौकरी को छोड़ते हुए बोलता है कि वो बुराई का साथ नहीं देना चाहता है। और फिर जब फिट्जविलियम लिफ्ट में जा रहा होता है, पेलमेर उस पर धोखा देने की बात से गुस्सा कर रहा होता है। अब इस सबके दौरान वेस्ली और एफ्रेम दिन की रोशनी में मास्टर को ढूंढने ट्रेबिका नाम की जगह पहुंच जाते हैं। वेस्ली बताता है कि वो ट्रेबिका के थिएटर के बारे में सब जानता है और साथ ही थिएटर के सामने वाले होटल को भी जानता है। वो बताता है कि होटल में से एक सुरंग जाती है जिसमें होकर वो थिएटर के अंदर जा सकते हैं। और फिर एफ्रम और वेस्ली खाली पड़े होटल की जांच करते हैं और उनको थिएटर में जाने वाली सुरंग भी मिल जाती है। फिर काफी अंदर जाकर उनको मास्टर का टूटा हुआ ताबूत मिलता है और साथ ही वहाँ कुछ सोते हुए वैम्पायर्स भी हैं। और फिर तभी वैम्पायर्स को एफ्रम और वेस्ली के आने का एहसास हो जाता है और उनकी तरफ जाने लगते हैं। फिर जल्दी दोनों बाहर सूरज की रोशनी में चले जाते हैं। फिर वेस्ली गटर का ढक्कन हटा देता है ताकि सूरज की रोशनी पड़ने से वैम्पायर्स उनका पीछा न कर पाए। फिर बाद में एफ्रम को नोरा छत पर मिलती है, जो अपनी माँ के लिए बहुत ही दुखी हो रही होती है। अब जैक को सही सलामत रखने के लिए नोरा बोलती है कि एफ्रम को हमेशा जैक को उसके साथ रखना चाहिए और ऐसा करते ही इस जंग को जारी रखना चाहिए। अब अगले सीन में मैगी पियर्सन एवर्ट बर्नेस से मिलती है और उसके साथ मिलकर मैनहट्टन को बंद करने की योजना बनाती है। इसी के दौरान वहाँ पेलमेर और एक होस्ट आ जाते हैं। मैगी देश के राष्ट्रपति से पूरे न्यूयॉर्क को बंद करने की बात बोलती है और तब पेलमेर उसको धमकाता है कि ऐसा करने से वो मैगी को नौकरी से निकलवा देगा। इसके जवाब में मैगी बोलती है कि वो अमेरिका के लोगों का सोच रही है और वो पेलमेर के लिए काम नहीं करती है। अब गुस्से में पेलमेर मैगी से अकेले में बात करने के लिए उसको छत पर लेके जाता है। हालांकि वो मैगी को छत से धक्का देता है और बेचारी मर जाती है।
एक खून को देखकर बर्नेस डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैल्मर उसको मैगी की जगह नौकरी पर रखने के लिए बोलता है, जिसके जवाब में बर्नेस पैल्मर की मदद करने के लिए मान जाता है। अब दूसरी तरफ एफ्रम और स्टार्कियन जैक को आगे आने वाले खतरों के लिए तैयार करते हैं। स्टार्कियन जैक को एक चांदी की तलवार देता है और एफ्रम उसको तलवार चलाना सिखाता है। इसके बाद सभी वापस उस होटल में जाते हैं जहां स्टार्कियन सभी को याद दिलाता है कि उनको मास्टर की किसी भी चाल का शिकार नहीं बनना है। और तब वेस्ली आगे जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स दिखाई देते हैं। वो एक यूवी लाइट बॉम्ब को वैम्पायर्स की तरफ फेंकता है और वो वैम्पायर्स को मार डालता है, क्योंकि सूरज की रोशनी उन वैम्पायर्स को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। फिर जल्दी वो थिएटर में पहुंच जाते हैं जहां वो बहुत सारे वैम्पायर्स को मार डालते हैं। अब वेस्ली, डच और नोरा वैम्पायर से लड़ते हैं और दूसरी तरफ एफ्रेम और स्टार्कियन जैक का हाथ पकड़ते हुए मास्टर को ढूंढने के लिए ऊपर चले जाते हैं। तभी एक वैम्पायर एफ्रेम की तरफ आती है, जिसको जैक अपनी तलवार से मार देता है। अब नीचे थिएटर में बहुत सारे वैम्पायर्स वेस्ली, नोरा और डच पर हमला करने आते हैं। तभी वहाँ एक होस्ट आता है और सबसे पहले डच पर हमला करता है। हालांकि वेस्ली पीछे से आकर उसको पकड़कर उसका गला दबोच लेता है। अब अगले सीन में स्टार्कियन ऊपर पहुंच गया है, जहां उसको अपनी पत्नी मिरियाम की आवाज आती है और अंधेरे में घूमता हुआ मास्टर दिखाई देता है। तभी उसको महसूस होता है कि मास्टर उसके पीछे खड़ा है और फिर मास्टर का सामना करने के लिए मुड़ जाता है। इसी के दौरान वहां पर एफ्रेम और जैक आ जाते हैं और खिड़कियों को तोड़कर सूरज की रोशनी अंदर आने देते हैं। फिर सूरज की रोशनी से मास्टर का शरीर जल रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी वो स्टार्कियन को जमीन पर गिरा देता है। अब कुछ समय बाद स्टार्कियन वापस खड़ा होता है और वापस मास्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर उसके हाथों से चांदी की तलवार को गिरा देता है। और तभी एफ्रेम तलवार को उठाकर मास्टर पर हमला करने जाता है और ऐसा करते हुए वो एक खिड़की को तोड़ते हुए मास्टर के साथ सूरज की रोशनी में गिर जाता है और खुद उठकर एक तरफ हो जाता है। अब सूरज की रोशनी से मास्टर जल जरूर रहा होता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वो जल्दी नीचे जाता है और गायब हो जाता है। और पिछली मंजिल पर एक होस्ट ने वेस्ली को हराकर नीचे गिरा दिया है और तभी मास्टर की आवाज सभी वैम्पायर्स के साथ उसको भी अपने पास वापस बुला लेती है। अब दूसरी तरफ स्टार्कियन बड़ा ही हैरान है कि मास्टर को सूरज की रोशनी से भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर अपनी हार से स्टार्कियन खुद से पूछ रहा होता है कि आखिरकार मास्टर को मारे कैसे। अब दूसरी तरफ सैनिक वाले वैम्पायर्स को गस और एक होस्ट के बीच हुई चीजों के बारे में पता है और गस से पूछते हैं कि क्या वो एक होस्ट से बदला लेना चाहता है। हालांकि गस भागने की कोशिश करता है और नालों में होता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहां उसको 3 बिना कपड़ों के वैम्पायर्स खड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर सैनिक वैम्पायर्स उसको बताते हैं कि ये 3 वैम्पायर्स प्राचीन हैं और सोए हुए हैं। वो बताते हैं कि एक शांति बनाए रखने की संधि को तोड़ दिया गया है, इसकी वजह से जंग शुरू हो गई है। अब अच्छे वैम्पायर्स बताते हैं कि उनको अपने साथ एक इंसानी सैनिक की जरूरत है, जिसकी मदद से वो दिन में सूरज की रोशनी का प्रयोग करके बुरे वैम्पायर्स को मार सकें। अगले सीन में दिखाते हैं तो स्टार्कियन और उसके साथी वेस्ली के घर जाने का तय करते हैं और रास्ते में जैक को सांस लेने में बहुत ही मुश्किल होती है, इसीलिए वो जैक की दवाई लेने के लिए कैली के घर जाता है। फिर कुछ समय बाद जैक और एफ्रम घर पहुंच जाते हैं। एफ्रम जैक की दवाई लेता है और दूसरी तरफ जैक अपने परिवार की फोटो लेकर आता है। फिर जल्दी एफ्रम को महसूस होता है कि जैक ने सांस न लेने का नाटक किया था ताकि एफ्रम उसको घर ले जा सके। अब इसके बाद जब वो बाहर जाने लगते हैं उनको कैली दरवाजे के पीछे नजर आती है, जो जैक को अपने पास बुला रही होती है। लेकिन एफ्रम जैक को पकड़ कर रखता है और बोलता है कि नहीं जैक, ये कैली नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। और दिल पर पत्थर रखकर वो कैली को गोली मार देता है, लेकिन उसको थोड़ी चोट आती है और वो वहां से भाग जाती है। फिर जब सभी लोग घर में जाते हैं तो स्टार्कियन बताता है कि मास्टर उनको हराने के लिए जैक और कैली के प्यार का इस्तेमाल जरूर करेगा। फिर इस बात को सुनकर एफ्रम कुछ शराब निकाल कर पीता है और इसके बाद वो वेस्ली के घर जाते हैं और रास्ते में मैनेटम की हुई तबाही को देखते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी वीडियोस के पब्लिश होने के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डू लाइक, कमेंट, शेयर टू योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय, पीस, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।